हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव और आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। आज इसी मोटिवेशन शायरी से शुरुआत करने वाला हूं। आपका टॉपिक चल रहा था दैट इज रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स मैंने बता दिया था रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, यानी कि अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात किया जाता है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। आज उसी के संदर्भ में बात करने वाला हूं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो मेरा टॉपिक होगा अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बात करने वाला हूं दैट इज अ फिजिकल स्टेट, यानी कि उसकी क्या भैया, भौतिक अवस्था। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फिजिकल स्टेट की, यानी कि भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को, यानी कि ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इफेक्ट डालते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फिजिकल स्टेट। अच्छा, सपोज दैट मैं बात करता हूं, इसमें तीन स्टेट की बात करूं, जैसे गैस है कोई, दूसरा आपका कोई लिक्विड है, तीसरा आपका कोई सॉलिड है। सपोज दैट ये बताइए कोई गैस है, गैस के मॉलिक्यूल से दूर दूर है इस तरीके से, और अगर आपका कोई लिक्विड होगा तो थोड़े इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, और अगर सॉलिड होंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास, इसलिए ऐसे बिल्कुल एकदम पास पास होंगे। मैंने बोला दिस इज द गैस एंड दिस इज द सॉरी गैस एंड दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द सॉलिड। अब मैंने बोला कि इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितना तेजी के साथ किसमें होगा। सबसे पहले ये बताइए, इसमें अगर गैसेस के फॉर्म में है तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी के साथ इधर उधर रोटेट कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्शन करने की दर किसकी है, गैस की। इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा के लिए थोड़ा पास पास है, तो भैया इसमें इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन थोड़ी सी कम होगी। सॉलिड में बहुत पास पास है, मजबूत बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं। और ये बताइए जब मजबूत बॉन्ड द्वारा ये बंधे हैं तो क्या बोलो आसानी के साथ अलग हो सकते हैं क्या, नहीं। जो आसानी के साथ अलग हो गया वही रिएक्शन पहले करेगा। गैसियस के कण बिल्कुल दूर दूर है, आसानी से अलग हो गए। लिक्विड के कण इस तरीके से है तो आसानी के साथ अलग हो गए ये भी। लेकिन अगर सॉलिड के कण की बात करता हूं तो ये कण इस तरीके से बंधे हुए, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज द गैस, गैस इज द गैस की सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की, फिर उसके बाद किसकी होगी, सॉलिड की। कैसे समझ में आया, जिसके मॉलिक्यूल्स यानी जिसके पार्टिकल, जिसके कण ज्यादा दूर है वो तेजी के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके कण बहुत पास पास है वो क्या करेगा, बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। सो गैसियस जितने भी होते हैं इसकी रिएक्शन फास्ट होती है, लिक्विड की क्या होती है, थोड़ा सा स्लो होती है, और सॉलिड की सबसे स्लो होती है। ठीक, अब मैं दूसरे की बात करने वाला हूं, नेचर। नेचर का मतलब क्या है, अभिकारक की प्रकृति पर, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, यानी कि मैं बात करूंगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, अब ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई आयनिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भैया, आयनिक रिएक्शन। और दूसरे साइड में आयनिक रिएक्शन का मतलब जैसे मैंने बोला एक्स, सॉरी सपोज दैट मेरे पास ए बी, एनीथिंग कोई भी रिएक्शन है इस तरीके से ए बी सी डी। अब यहां पर क्या होगा, आयनिक रिएक्शन का मतलब है ए प्लस में ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए बी माइनस में हो रहा है, सी प्लस में हो रहा है, डी माइनस में हो रहा है, तो प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, और ये किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। तो यहां से रिएक्शन क्या बन जाएगा आपका, एडी बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। मैंने बोला ये आयनिक रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, सपोज है आयनिक रिएक्शन। तो अब इसमें क्या हो गया, इसके आयन जल्दी से ब्रेक हो जा रहे हैं, यानी कि प्लस और माइनस में टूट जा रहा है, और प्लस माइनस में टूटने के बाद प्लस किसके साथ जाता है, माइनस के पास जाता है, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा। और इसी के बेस पर आयनिक रिएक्शन, अभी मैं नेचर की बात करूं, अब इसी के बेस पर मैं दूसरा ले ली सहसंयोजक। कौन सा भैया है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसे कोवैलेंट रिएक्शन कोई मान लीजिए, सॉरी कोवैलेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि सहसंयोजक कोई रिएक्शन है, सहसंयोजक, या मान लीजिए आणविक रिएक्शन भी आप ले सकते हो। कौन सी रिएक्शन, आणविक रिएक्शन भी ले सकते हो, सहसंयोजक। या फिर आणविक रिएक्शन की बात करता हूं, आणविक की ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बात करता हूं इसमें कौन सी, आणविक रिएक्शन, सॉरी आणविक रिएक्शन कोई। अब आणविक अभिक्रिया है कोई भी है, तो आणविक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि A2 और प्लस क्या B2, और बोथ साइड क्या है 2AB, क्या है भैया आपका 2AB, ये A2 और B2। अब इसमें रिएक्शन क्या हो रही थी, थोड़ा सा स्लो हो रही थी, इसके अपेक्षाकृत बात करें।
आयनिक क्या है, फास्ट है, और आणविक क्या है, स्लो। तो इसमें आयनिक की रिएक्शन की तेजी के साथ हो रही है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा है, और इसकी क्या है, आणविक की कम है। ऐसा सोचा कि भी उससे कम होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी, आयनिक। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में तेजी के साथ ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, तो ये इसका नेचर होता है। तो हमारे क्लियर, ये इस पर क्या होता है, नेचर होता है। अब मैं तीसरा बात करने वाला हूं, दैट इज उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट, ये चैप्टर अब की बार कट गया है, नहीं तो पहले हुआ करता था। कैटलिस्ट आपका चैप्टर है, अब की बार ये सरफेस केमिस्ट्री पूरा कट दिया है। तो अब मैं बात करता हूँ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक क्या होता है? अच्छा, उत्प्रेरक का मतलब होता है प्रेरित करने वाला। क्या मैंने बोला? उत्प्रेरक, नाम से तो उत्प्रेरक, प्रेरक, प्रेरित करने वाला। अब जैसे मान लीजिए को कोई रिएक्शन थी ए प्लस बी बोस है, दिख रहा है, सी प्लस डी। अब मान लीजिए कोई इसमें यक्स क्या था, उत्प्रेरक था। अब ये रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, डिपेंड ये करेगा मेरा उत्प्रेरक था कौन। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि दो बंदे थे, एक ये था और एक ये था, दोनों आपस में लड़ाई कर लिए। अच्छा, दोनों आपस में लड़ाई के लिए तब तक एक तीसरा बंदा यहाँ पर एंटर कर जाता है, और तीसरा बंदा आया। अब मान लीजिए कि ये इसका दोस्त है, ये क्या है, इसका दोस्त है, तो वो लोग किसका साथ देगा, इसका साथ देगा। दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे और अचानक ये आया, अब ये बोला तुमको मारो, देख लेता हूं मैं। मतलब ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाना चाहता है। अब वो हो गए दो, और दोनों के बाद अब उस तीसरे बंदे को मारना स्टार्ट कर दे रहे। तो प्रेरक का मतलब प्रेरित करने के बाद, जैसे आप लड़ाई करते रहता है, एक दूसरे तीसरा बंदा आ जाता है, अरे तुम मारो इसको, मैं देख लेता हूं। तो तीसरा प्रेरित करने वाला होता है। जो प्रेरित करने वाला है, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वो डिपेंड करता है वो कितना बदमाश है। बदमाश को मतलब समझ रहे हो ना, वो डिपेंड करता है वो इंसान किस टाइप का, यानी कुछ प्रेरक किस टाइप का। अगर कोई अच्छा इंसान होगा, दोनों में समझौता कर रहे थे, भैया लड़ाई झगड़ा मत करो यार, अपने अपने रास्ते जाओ, क्या मतलब फालतू की लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उत्प्रेरक ये समझा दिया, उत्प्रेरक रिएक्शन की रेट को स्लो कर दिया। दूसरा आया और आते ही पहले तुमको मार रहा था, चलो मारो इसको, देख लेता हूं मैं। अब इस कंडीशन पे क्या हो रहा है कि उत्प्रेरक उसको ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है मेरा कैटलिस्ट किस टाइप का है। तो ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, और जो बढ़ाएगा भैया उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक, और जो घटाता है उसको ऋणात्मक। वो सारे टॉपिक हो गया खत्म। तो कैटलिस्ट क्या है समझ में आया? उत्प्रेरक का मतलब होता है प्रेरित करने वाला। ये तीसरा बंदा क्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी कि जब बीच में कैटलिस्ट आ जाता है तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। पहली बात करता हूं फिर से, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मैंने बोला गैसियस आयन की सबसे ज्यादा है, लिक्विड की उससे कम है, सॉलिड की उससे कम है। इसमें बात करता हूं तो आयनिक की क्या होती है ज्यादा, क्योंकि प्लस माइनस में ब्रेक हो जाता है। आणविक को प्लस माइनस ब्रेक नहीं होता है, सहसंयोजक भी प्लस माइनस ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसकी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब मैं बात कर रहा था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है प्रेरित करने वाला, या तो अपक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक किस टाइप का है। मैंने भी आपके सामने एग्जांपल किया, दो लड़के लड़ाई कर रहे हैं, तीसरा आता है समझौता करा देता है, रिएक्शन की रेट स्लो हो गई। और अगर कोई तीसरा बंदा इस टाइप का आ जाता है और उसमें लड़ाई करवा देता तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि मेरा कैटलिस्ट किस टाइप का। समझ में आ रहा है? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको बताता हूं, जल्दी से कर लीजिए। चलिए, ये तीन टॉपिक है। अगली की मैं बात करता हूं, दैट इज कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता की बात करता हूं। तो समझ में आया? पहला मैंने बताया था कि क्या है भैया, उसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किस टाइप का रहता है। अब मैं बात करने वाला हूं सांद्रता। सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन। वैसे अगर कंसंट्रेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी और क्या बनता है, सी प्लस डी। ए प्लस बी मैं इसलिए मानता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो सकती है इस टाइप की जो इसको फॉलो करता है, जैसे कि जो बताने चल रहा हूं। ए प्लस बी है और ये बन रहा है क्या, सी प्लस डी। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझो, चीनी है प्लस पानी है, मिलकर क्या बनेगा, शरबत बनेगा। लो पी लो, शरबत बना है। अब मैंने बोला चीनी की मात्रा बढ़ा दे रहा हूं। जब चीनी की मात्रा पानी में बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन तो स्लो होगा कि कम होगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर पानी की मात्रा बढ़ा दे रहे हो तो बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किसकी सांद्रता की बात कर रहे हो, क्योंकि सांद्रता का मतलब होता है दैट इज द क्वांटिटी, मात्रा। अगर इसमें आपने विलय की मात्रा बढ़ा दिया तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, स्लो। और अगर आपने इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, सॉल्वेंट, विलायक। विलायक का मतलब जैसे मैंने पानी, अब भी 1 किलोग्राम चीनी में आप 20 लीटर पानी मिलाए पड़े, वो जितना ज्यादा पानी मिलाओगे उतना तेजी के साथ घुलेगा। वो डिपेंड करता है कि मेरा कंसंट्रेशन आप किसका बढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया कंसंट्रेशन मैंने बोला कि विलय का बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे क्या कर देता है, रिएक्शन की रेट को स्लो कर देता है। और अगर आप विलायक का बढ़ाते हो तो धीरे धीरे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या कर देता है भैया, तेज कर देता है। डिपेंड करता है किस टाइप का आपने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ाया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ज्यादातर केसेस में, अगर वैसे नॉर्मली जनरल केस में बात करूं तो सांद्रता बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर। मैंने बोला सांद्रता बढ़ाने पर, किसकी, विलायक की।
बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन बोलो क्या होती है, बढ़ती। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती। यानी कि फिर से सांद्रता बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है। ये सांद्रता जो बढ़ाने की बात करो, मैं सॉल्वेंट के टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने सल्यूट का मतलब विलय की सांद्रता बढ़ाएगा तो धीरे धीरे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट बात करता हूँ, शायद चौथा नंबर है। नेक्स्ट बात करता हूँ दैट इज द टेम्परेचर। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज टेम्परेचर, ये वैसे इसका भी एक स्टेटमेंट भी लिखवाएंगे। अच्छा, आप जनरली ऐसे समझो यार, मेरे पास एक मान लीजिए कि ये क्या है, चीनी है, चलो चीनी ही ले लेता हूँ। दूसरा क्या है, पानी ले लेता हूँ। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, पहले एक एक कंटेनर था मैंने, और इस कंटेनर में क्या है, पानी है, और इसे मैंने ऊपर से क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया, यानी कि चीनी मिला दिया। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब नॉर्मली मैंने इसको दोनों को मिला दिया। रेट ऑफ द रिएक्शन जो भी है, यानी कि चीनी के घुलने की दर, चीनी के घुलने की दर, वो थोड़ा सा मैंने इसको देख लिया, काउंट किया, तो मुझे समझ में आया कि ये 5 मिनट में कितने, लगभग एनी टाइम मान लीजिए कि 5 मिनट में दोनों क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। अब मेरे पास एक कंटेनर है और इसी कंटेनर में वही चीज है, सेम सेम क्वांटिटी इसमें मैंने मिला दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, गैस पर मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। लो गर्म करो, बताओ जल्दी क्या होगा, कौन जल्दी घुलेगा। अरे भैया ये बताइए, इसमें चीनी पानी स्लो जा रहा था, अब इसमें क्या होगा, जब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अब बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। यहां पर क्या था आपका, चीनी प्लस पानी, क्या है, चीनी प्लस पानी। अब बताओ इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। यानी कि ये बताओ, ताप का मान बढ़ाने से, ताप का मान बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे, मैंने बोला नॉर्मल टेम्परेचर पर चीनी प्लस पानी है, और इसको मैंने क्या कर दिया, गैस पर गर्म कर दिया। जब भैया गैस पर आप गर्म करोगे तो चीनी पानी के घुलने की दर तेजी के साथ होगी, और जब चीनी पानी के घुलने की दर तेजी के साथ होगी तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। इसमें क्या है, स्लो है। तो नॉर्मल ये सबको याद करने वाली चीज तो है नहीं, सिंपली आपको पता है। अच्छा, एक मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें चीनी पानी मिलाया, देख लिया ये 5 मिनट में हो रहा है, फिर मैंने उसको गैस पर गर्म कर दिया, ये 2 ही मिनट में हो गया, मान लीजिए 2 ही मिनट में पूरा घुल गया। तो बताओ टेम्परेचर का बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रही की घट रही, ऑफ कोर्स बढ़ रही है। तो ये क्या थे भैया, ऐसे ऐसे फैक्टर्स थे जो क्या कर देते थे, रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट डालते थे। ठीक है, हो गया। तो पहला मैंने पढ़ा था इसमें क्या, फिजिकल स्टेट, और दूसरा मैंने पढ़ा क्या, नेचर, नेचर का मतलब उसकी प्रकृति। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था दैट इज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, प्रेरित करने वाला, क्या होता है, प्रेरित करने वाला। फिर मैंने आपको बताया था दैट इज अ कंसंट्रेशन, और फिर मैंने बताया था कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, सॉरी पांचवा मैंने बताया था लास्ट वाला टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के संबंध में एक आपका थोड़ा सा नोट पॉइंट करके इसको बना लीजिएगा। टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा था कि घट रहा था, रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, अभिक्रिया की दर, ये बढ़ गई। अब इसमें जनरली ये देखा गया कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लीजिए टेम्परेचर आप कितना सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, 10 सेंटीग्रेड, कितना सेंटीग्रेड, जैसे आप 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सपोज दैट आपका पहला टेम्परेचर था यक्स, कितना था, यक्स, अब आपने बढ़ाकर कितना कर दिया, x+10 कर दिया, कितना कर दिया, x+10 कर दिया। तो जो उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन होती है लगभग, जब आप क्या करते हो, जब सामान्य ताप, मतलब जिस ताप पर रिएक्शन हो रही है, जब सामान्य ताप से 10 सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है, ताप वृद्धि की जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, अभिक्रिया की दर लगभग, क्या बोला, लगभग 2 से 3 गुना, लगभग कितना, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़ जाती है। यह ऐसा फैक्ट में देखा गया क्या, कि जब सामान्य ताप से, यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, उसमें आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, लगभग 10 सेंटीग्रेड, और जब लगभग 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो लगभग 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है पहले का, 2 गुना अथवा 3 गुना, एग्जैक्टली नहीं कि 2 ही गुना होता है, 2 या 3 गुना के बीच में, लगभग या तो 2 गुना या तो 3 गुना, 2.5 भी हो सकता है उसमें, इस तरीके से लगभग इसके बीच होता है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लगभग कितना, 2 गुना। पहले मान लीजिए स्पीड उसकी कुछ और थी, जब आपने 10 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, मान लीजिए स्पीड x थी, तो अब कितना हो गया होगा, 2x, कितना हो गया, समझ में आ रहा है क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जब सामान्य ताप से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन लगभग 2 टाइम्स और 3 टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है क्लियर है।
तो ये इसके क्या थे भैया, फैक्टर्स थे जो इस पर क्या करते थे, इफेक्ट डालते थे। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ रेट ला एक्सप्रेशन। जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या है कि कभी कभार कंपटीशन वैसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि मान लीजिए टेम्परेचर इतना था, यहाँ से बढ़ाकर 10 सेंटीग्रेड कर दिया, तो बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा 2 गुना, 3 गुना, 2 गुना तथा 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, एनीथिंग, कुछ भी ऑप्शन कर देगा, हाफ हो जाएगा, 1/2, 1/4, 1/5, एनीथिंग। मतलब ये समझ में आना चाहिए आपका। रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ भी वैल्यू दे देगा, x की जगह मान लीजिए कुछ भी दे दिया। अब बोला, आप बताइए इसका रेट ऑफ द रिएक्शन कब कितना होगा, जब 10 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है, उसी का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर देना, ठीक है। तो ये मेरा था टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स, फैक्टर्स को मतलब उसके कारक कौन कौन से होते हैं जो उस पर रेट ऑफ द रिएक्शन पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं अवकल वेग समीकरण। इसकी भैया अवकल वेग समीकरण, या इसे कभी कभार बुक वाले वेग व्यंजक भी लिखते हैं, वेग व्यंजक समीकरण, ठीक ठीक। तो ये क्या होता है, वेग व्यंजक समीकरण क्या होता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या कभी कभार इसको रेट ला एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन। इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है, जो आपको समझता है समझ लीजिए, ठीक, जिस हिसाब से, ठीक। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे मैंने सपोज दैट मेरे पास कोई रिएक्शन थी, इस तरीके से लिखा है रिएक्शन, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से अब अगला टॉपिक की शुरुआत होगी, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोट, मतलब इसी टॉपिक से अब अगले वाले की शुरुआत होने वाली। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन थी, AA प्लस BB होल्स दैट CC प्लस स्मॉल d कैपिटल D, ठीक, ये कोई रिएक्शन है मेरे पास। अब मैंने बोला कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, अभी आपने पढ़ा होगा कि जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया था, इंस्टैंटेनियस होता है, दूसरा एवरेज होता है, किस तरीके से निकाला जाता है वो ऑलरेडी बताया, ठीक। अब मैं बात करता हूं जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी कि A की सांद्रता और फिर किसकी सांद्रता, B की सांद्रता। अब आप बोलेंगे सर COD का नहीं होगा, नहीं, केवल अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक की सांद्रता ये। अच्छा, इसके आगे मल्टीप्लाई में A और B भी लिखा था, A और B से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका गुणांक क्या है, गुणांक। अब जनरली ये देखा गया कि मान लीजिए इसकी पावर x है और इसकी पावर क्या है, y। अब आप बोलेंगे सर A और B लिख दीजिए, हाँ A और B भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैंने x और क्या मान लिया है, y मान लिया। क्यों, क्योंकि ये होता है प्रैक्टिकली, ये प्रायोगिक होता है, क्या होता है भैया, प्रायोगिक होता है, और जो चीजें प्रायोगिक होता है उसे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्टली क्या है, यही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A टू द पावर x, व्हाट इज द x, x मैंने बोला ये प्रयोगात्मक तौर पर देखा गया, प्रयोगात्मक तौर का मतलब जनरली इसको ऐसे देखकर नहीं आप बता सकते हो, ये सारी चीजें प्रायोगिक होती हैं। प्रायोगिक का मतलब ये है कि उसे सब प्रैक्टिकल किया जाता है, तब बताया जाता है कि इसकी जो है पावर क्या होगी, समझ में आ रहा है। तो आपको ये नहीं समझना कि ये जो इसका कोएफिशिएंट है यही आकर इसकी पावर बन जाएगा, ये इसकी पावर नहीं है। ज्यादातर गलतियां यहीं पर करते हैं, आपको लगता है कि सर ये जो आपका इसका जो है इसमें कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है, इसी को मैंने पावर बना दी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट करके लिखा है, x और y करके। तो ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है a की पावर x, x क्या है आपका, प्रायोगिक तौर पर देखा गया कि इसकी वैल्यू कुछ होगी 1 2 3 एनीथिंग, जो भी कुछ है, और जो आपका y है उसी तरीके से ये भी होता है आपका। तो अब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कुछ जुड़ेगा, दैट इज द k, व्हाट इज द k, k इज द रेट कांस्टेंट। ये क्या है आपका भैया, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, दर स्थिरांक, क्या बोलेंगे इसके, दर स्थिरांक, या कभी कभार इसको वेग स्थिरांक भी बोला जाता है, ठीक, वेग स्थिरांक। मैं सारे नाम लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक में, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बताया जाए इसको, ठीक। तो अब ये हो गया, अब उसके बाद बचा क्या आपका, a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है यही क्या होता है, रेट ला एक्सप्रेशन होता है। अब अगर ROR की बात करें तो बताओ क्या होगा, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में क्या लगता है, माइनस लगता है, माइनस dr अपान dt, dr अपान dt से लिखा क्योंकि d अपान dt, अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा तो बोलो अवकलन में क्या होता है, d अपान dt होता है। अरे वही तो मैंने लिखा है यार, d अपान dt, याद करो थोड़ा सा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देखो, मैंने दोनों बताया था, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, दोनों में डिफरेंट क्या होता है।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वही क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, यानी कि अवकल रूप में होता है। अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा तो अवकलन में देखा होगा d/dt लिखा रहता है। माइनस में क्यों? क्योंकि मैंने बात किया है अभिकारक की, उत्पाद की बात नहीं किया। सो अभिकारक के लिए मैंने माइनस यूज किया। तो अब यहां पर क्या लिख सकते हो, माइनस dr/dt इक्वल के a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। ये जो आपको इक्वेशन निकल के आया इसी को बोलते हैं क्या, अवकल वेग समीकरण। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं 2 4 10 आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, सब में आपको इसी तरीके से लिखना है क्या, अवकल वेग समीकरण। इसी को आप क्या बोल सकते हो, अवकल वेग समीकरण या वेग व्यंजक समीकरण, ठीक है। यहीं से अब आपकी शुरुआत होने वाली है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। समझ में आया कि नहीं है? अगर इसको जल्दी से नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। ये d/dt का मतलब क्या है, अवकल वेग समीकरण हो गया, ठीक। चलिए अब इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास ढेर सारे इक्वेशन ऐसे दे दिया, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सामने देखिए। तो रेट ला एक्सप्रेशन समझ में आ गया। चलिए अब जैसे मेरे सामने कुछ ही दे दिया है, मान लीजिए कि जनरली मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2a + b और c + d, ठीक है। अब मैंने बोला इसका अवकल वेग समीकरण लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर 2 नहीं लगा रहा, यही को भूल जाना है बस। जो आगे गुणांक है ना, अब जल्दबाजी में क्या होता है, तो गुणांक की पावर लगा दो, तो ऐसा नहीं होता यार। हाँ अलग की बात है कि कभी कभार वो रूल ऐसा लगता है कि ये 2 ही होगा, वो अलग की बात है, वो प्रायोगिक तौर पर देखकर तब बताया गया, आप इसे देखकर नहीं लिख सकते। सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप जो गुणांक होता है गुणांक को पावर तुरंत लगा देते हो, ये नहीं करना है। यहाँ पर पावर वो प्रायोगिक तौर पर देखा गया, मैं सपोज दैट बात करता हूँ ये x होगा और b की बात करूं तो ये क्या होगा, आपका 1 होगा। तो यहां से अगर लिखोगे तो बोलो रेट ऑफ डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, माइनस dr क्या dt इक्वल, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कुछ k जुड़ेगा, k क्या है, k का मतलब है रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक, या इसको दर स्थिरांक भी बोलते हैं, ठीक। तो यहां से क्या लिखोगे, a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं करना, केवल अभिकारक की सांद्रता, केवल किसकी सांद्रता से मैं बात कर रहा हूं, अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की नहीं, किसकी, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अच्छा अब इसमें देखेंगे कि ओवरऑल इसकी कोटि कितनी है, ओवरऑल कोटि यानी कि समग्र कोटि, इसको बोलते हैं क्या, समग्र कोटि। कोटि का मतलब क्या है, कोटि का मतलब होता है घातांकों का कुल योग, घातांकों का क्या, कुल योग। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा समग्र कोटि का मतलब क्या होता है, घातांकों का कुल योग, घातांकों का क्या भैया, कुल योग। अब बताइए जल्दी से समग्र कोटि बोर्ड पर ध्यान से देखिए, समग्र कोटि में घातांकों का कुल योग कितना है, अरे यार बताओ इसकी घात कितनी है, x और उसकी घात क्या है, y, तो बोलो कुल योग क्या है, x + y। x + y को अभी आगे मैं बताऊंगा, इसको स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ में आ रहा है क्लियर। x + y को क्या कर सकते हो, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे 2 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी से बताना। जैसे मेरे पास है रेट ऑफ डायरेक्शन को लिखा है k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर कुछ नहीं का मतलब 1 ही हो रहा, चलो 0 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। अब मैंने बोला कि आप जल्दी से बताइए इसमें समग्र कोटि, इसकी क्या समग्र कोटि, जल्दी से बोलो इसकी समग्र कोटि क्या है, तो भैया कुल योग कर दीजिए जितनी भी घात है 1 + 0, तो बोलो क्या हो जाएगा 1, तो बोलो इसकी कोटि क्या होगी, 1 होगी। अब इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन था, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि क्या, अभिक्रिया की दर, और इक्वल के a टू द पावर 1/2 एंड b टू द पावर 3/2। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जो समग्र कोटि होता है, या क्या फ्रैक्शनल का मतलब भिन्नात्मक, माइनस प्लस सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब, माइनस प्लस जीरो, फ्रैक्शनल भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला अब यहां पर जल्दी से बोलो समग्र कोटि क्या होगा आपका, समग्र कोटि का मतलब मैंने क्या बोला, घातांकों का कुल योग। फिर से बोला समग्र कोटि का मतलब क्या, घातांकों का कुल योग, घातों की कुल संख्या। यहां पर समग्र कोटि पर क्या लिखोगे भैया, समग्र कोटि कुल घातांकों का योग कितना है, 1/2 + 3/2, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4/2, तो बोलो क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी तरीके से मेरे पास कोई तीसरा इक्वेशन दिख रहा है, और देखिएगा, चलो देखिए, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए 2a प्लस कुछ भी लिख दो, ऐसे लिख देता हूं आपकी बार, m2 + 3s2 goes that 2ms3। अभी मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी इक्वेशन इस टाइप का दे दिया है, या मान लीजिए अब इसको मैं लिखता हूं क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन a2 लिखो, अभी a2 कर दो और इसको क्या कर दो b2 कर दो, चलो, और इसको मैंने क्या कर दिया
ए बी सी, एनीथिंग जो भी मेरे मन मैथ्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ सब क्या लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया, अरे रुको, सही आ रहा है, कैमरे में प्रॉब्लम है, एक मिनट रुक जाओ भैया, हाँ सही हो गया, ठीक। तो मैंने बोला क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करता हूँ। तो अब रेट ऑफ द रिएक्शन के टर्म अगर बात करोगे तो A2 सॉरी K और A2 की पावर मैंने जैसे सपोज सेट मेरे सामने लिख दिया 1 और B2 की पावर मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब मैंने बोला इसकी समग्र कोटि क्या है, जल्दी से बोलो, समग्र कोटि का मतलब क्या है, घातांकों का कुल योग। फिर से बोलो, समग्र कोटि का मतलब क्या है, घातांकों का कुल योग। अब बोलो घातांकों का कुल योग कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 यानी कितना, 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि समग्र कोटि का मतलब होता है घातांकों का कुल। लिख लिया, अगर नोट डाउन कर लिया तो इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि का मात्रक, यानी कि सॉरी इसमें जो के है, के का मतलब क्या है, दर स्थिरांक है, दर स्थिरांक का मात्रक क्या हो। तो अभी एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, आपने क्या पढ़ा, रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल की A⁴x और B⁴ क्या, y, आपने यही पढ़ा। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो x और y है, सॉरी जो आपका k है, k की यूनिट क्या होगी, तो k इक्वल क्या लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, और अपन क्या लिखोगे A⁴x और B⁴y, बोलो यही लिखोगे। अच्छा आपको याद होगा तो मैंने रेट ऑफ द रिएक्शन की पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका यूनिट बताया, यूनिट का मतलब क्या, इसका मात्रक मैंने बताया। अगर याद नहीं है तो पिछला वाला वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार करते चलिए, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई चीजें हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत जल्दबाजी में बता दिया है, तो सब पीछे करके वीडियो फिर से बैक करके देख सकते हो। अगर वीडियो क्वालिटी नहीं समझ में आती है तो प्लीज उसमें वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया करो, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन की मैं बात करूं तो जल्दी से बोलो, रेट ऑफ द रिएक्शन का आपका यूनिट क्या होता है भैया, मोल पर लीटर और इनटू क्या, सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। नहीं पता तो मैं फिर से बोलो, पिछले वाले वीडियो यानी केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट वीडियो है जाकर उसको देख लीजिए, वहां पर मैंने बहुत बारीकी से बताया है कि किस तरीके से इसका यूनिट निकाला जाता है, ठीक। अच्छा कोई भी है, किसी की भी सांद्रता, सांद्रता पे यानी कि मात्रा क्या होगा, मोल पर लीटर होता है। क्या होता है भैया, मोल पर लीटर और पावर यक्स हो गया, और इसको भी क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर और पावर क्या लिखेंगे, वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहां से ध्यान से देखिए, तो अगर मैं मोल पर लीटर की बात करूं एक बार ऊपर लिख लेते हैं, मोल पर लीटर, पावर तो 1 ही है, इनटू सेकंड इनवर्स। अब उसके बाद जल्दी से बता दो, ये मोल पर लीटर एक जगह यक्स है, दूसरी जगह वाई है, तो टोटल क्या होगा, x + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, x + y। अच्छा आपको याद होगा तो चूंकि ये भी मैंने बोला था कि जो x + y है ये किसके बराबर है, n के बराबर है, अभी मैंने बताया था। अब इसके पीछे जाकर देखना, इसी वाले वीडियो में पीछे बैक करके देखना, मैंने लिखा है n, तो यहाँ पर n लिख लोगे, और जैसे ही n यहाँ पर लिखोगे x + y, मैं चूंकि इधर लिख लेता हूँ, x + y इक्वल क्या आपने बताया, n, क्या बोला आपने, n। तो यहां से फार्मूला क्या निकल कर आएगा, मोल पर लीटर और इनटू सेकंड इनवर्स। एक लाइन अभी और बढ़ा लेता हूं, और अपन में क्या लिखोगे, मोल पर लीटर और पावर क्या होगा n, क्यों, क्योंकि भैया x + y को मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक लाइन और ऊपर ले जाइए भैया, जब इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, मोल और पर लीटर। अरे भैया ये बताओ, ये है पावर 1, पावर कितना है 1, ये है, अब ऊपर जाएगा तो माइनस n, और दोनों आपका बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ने का मतलब है 1 - n। क्यों माइनस क्यों लगा, क्यों भैया ऊपर जाएगा तो प्लस है तो क्या बन गया, माइनस बन गया, इनटू सेकंड इनवर्स। ये क्या हो गया, k का यूनिट आ गया। अब इसी के सहारे किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, चाहे आपका जीरोथ ऑर्डर यानी कि जीरो की रिएक्शन होगी, चाहे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, चाहे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, थर्ड ऑर्डर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं सभी की एक बार क्या निकाल देता हूँ, यूनिट निकाल देता हूँ, मात्रा। जल्दी से इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका फार्मूला क्या बन गया, मोल पर लीटर की पावर 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अगर यहां लिखना है n क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। कोटि क्या होता है, घातांकों का कुल योग। कोटि क्या है, घातांकों का कुल योग। हमारे किसके घातांकों, अभिकारक की सांद्रता की जो घात थी, अभिकारक के सांद्रता की घात जितनी भी थी उसी को क्या बोलेंगे, घातांकों का कुल। ठीक, तो कहां गया मिटाने वाला जी, फेंक दिया, एक मिनट। हाँ
चलिए अब मैं बात करने वाला हूं क्या कि किस तरीके से यूनिट निकाला जाता है, जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए बात करता हूं या फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करता हूं या सेकंड ऑर्डर के लिए बात करता हूं या थर्ड ऑर्डर के लिए बात करता हूं या हाफ ऑर्डर के लिए बात करता हूं, 2/3 ऑर्डर के लिए बात करता हूं, 5/3 ऑर्डर के लिए बात करता हूं, -1/2 ऑर्डर के लिए बात करता हूं। चलिए जनरल फार्मूला आपके सामने निकल के आया क्या, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस, दिख रहा है भैया? हाँ दिख रहा है, 1, इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा, चलो कोई नहीं। आपको फार्मूला क्या निकल गया, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यानी क्या है, अभिक्रिया की कोटि। यानी क्या है भैया, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब जैसे मेरे मेरे पास मैंने बोला कि n इक्वल 0, n इक्वल क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया वाला टॉपिक है, बहुत मजे में समझ में आएगा, ठीक है। n इक्वल 0 अब n इक्वल 0 है तो यहां पर आपको यूनिट निकालना है, तो बोलो क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। n इक्वल 0 का मतलब है शून्य कोटि, क्या बोलेंगे इसको, शून्य कोटि। तो शून्य कोड की जो क्रिया है, मैं सारी का डेफिनेशन बताऊंगा, शून्य कोड की क्रिया किसे कहते हैं, इसका यूज क्या किया था, जितनी भी सारी चीजें हैं, इसके कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, जो प्रैक्टिकली कितने होते हैं। अब मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन की वैल्यू बोलो कितना है, 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, बोलो यही तो होगा ना आपका। अब इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर भैया 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, वही बचेगा, इंटू सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो गया आपका, इसका यूनिट। समझ में रखिए, किसका यूनिट निकल के आ गया, n इक्वल 0 के लिए। अगर मैं बात करता हूं इसी तरीके से n इक्वल 1 के लिए, किसके लिए भैया, n इक्वल 1। n इक्वल 1 का मतलब किस कोड के लिए मैं बात करूं, प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस, अब n की वैल्यू बोलो क्या है, 1 माइनस n का मतलब है 1, तो यहां पर n की वैल्यू मैंने मान रखा है, इनटू सेकंड इनवर्स। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, अच्छा बोलो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। अच्छा 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या है 1, तो भैया हो गया क्या टोटल, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हो गया 1 आपका। अब इसी का टाइम मैं बात करता हूँ n इक्वल 2 के लिए, अरे जो मन माया करते चलो यार, 1 2 3 1/2 3/2 4/2 मत करना, क्योंकि 4/2 का मतलब 2 ही होता है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ n इक्वल 2 के लिए, तो यहां से अगर मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n का मतलब क्या है भैया 2 है, इनटू सेकंड इनवर्स। अब यार इसको तो कर सकते हो, अच्छा बोलो जल्दी से क्या बचेगा, मोल पर लीटर की पावर क्या, इसकी भी -1 पावर, इसकी भी -1, अरे टोटल की पावर -1 बचेगा यार, 1 माइनस 2 -1 बचेगा, इनटू क्या, सेकंड इनवर्स। नहीं अच्छा लग रहा है तो अब इसे क्या कर दीजिए, बैक करिए, तो भैया क्या हो जाएगा, ये इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, लीटर और पर मोल इनटू क्या, सेकंड इनवर्स। समझ में यार, ये इसका क्या होगा, यूनिट। क्यों, क्योंकि इधर वाला नीचे है, माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस, नहीं माइनस वाला प्लस ऊपर जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं n इक्वल 3 के लिए, बोलो कर लोगे कि मैं ही करूं, अरे भैया कर सकते हो आप यार, क्या लिखोगे भैया, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 इंटू सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड इनवर्स, ये थर्ड कोड की रिएक्शन है, ठीक है। देखो जीरोथ ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि शून्य कोड की अपक्रिया का मात्रक, प्रथम कोड की अपक्रिया का मात्रक, द्वितीय कोड की अपक्रिया का मात्रक, तृतीय कोड की अपक्रिया का मात्रक, अर्ध कोड की अपक्रिया का मात्रक, जिसका मन चाहो आप निकाल सकते हो। बस आपके माइंड में एक फार्मूला होना चाहिए, दैट इज क्या, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इनटू सेकंड इनवर्स, बस सिंपल सा फार्मूला है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे, बोलो भैया कितना बचेगा, मोल की पावर, अब बताओ 1 माइनस 3 का मतलब -2, इधर भी जाओगे तुम भी क्या हो जाओगे, -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आपको अच्छा लग रहा है तो सॉल्व कर जाओ, कैसे, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, अरे यार क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -1, सेकंड की पावर -1 सब में कॉमन है, देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी वहां भी कहीं भी, ठीक है, हो गया। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ इसी तरीके से हाफ कोड की, हाफ कोड का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1/2 दिया है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास फार्मूला है क्या, वेन n इक्वल 1/2, दिख रहा है, n इक्वल, वेरी गुड, चलो दिख रहा है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n का मतलब क्या है 1/2, 1/2 का मतलब हाफ कोड के लिए बात करता हूँ, ठीक है, अर्ध कोड के लिए बात करता हूँ, इनटू सेकंड इनवर्स। अब अगर इसको सॉल्व करोगे भैया तो जल्दी से बता दो कितना बचेगा, मोल पर लीटर, अरे यार एक में से आधा, जब एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा,
आधा का मतलब क्या है भैया 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स हो गया, इसका भी यूनिट आ गया। बोलो अब जल्दी से बताओ, इस टाइप का कोई भी यूनिट निकाल सकते हो आराम से? हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं कि 5/2 3/2 इसी तरीके से कोई भी नंबर इसी तरीके से दिए हैं तो बोलो आप आसानी के साथ मात्रक तो निकाल सकते हो। अरे यार देखो मैंने कितना मात्रक निकाल दिया, शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, हाफ कोट, 3/2 5/2 आपके लिए है, घर पे कर लीजिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और ज्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना यार, अपने बगल वाले साथी को भी बता दीजिए कि ऑनलाइन फ्री क्लासेस चल रही है। और भैया ये जो प्रयागराज में क्लासेस चल रही है, कम से कम प्रयागराज वाले बच्चों तो साथ दो भैया, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। अपने स्कूल कॉलेज में, स्कूल में जहां भी पढ़ते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इससे फ्री क्लासेस, तो अपने साथी को भी बगल में बता दो कि भैया फ्री क्लासेस है, घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं करते हो तो मोबाइल खोलकर केमिस्ट्री किंग ऑफ इलाहाबाद डायल कर दो, तुरंत आ जाएगा, चैनल आ जाएगा। और उसके बाद राइट हैंड साइड में दिया रहता है सब्सक्राइब, वहां पर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए भैया, कोई बात नहीं। चलिए अब ये था मेरा टॉपिक, क्या यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा उससे बात कर लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन बताने का, अपने एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे मैं बताने चल रहा हूँ वैसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है आपके बुक में इस टाइप का नहीं दिया, आप इसको चाहे न्यूमेरिकल समझ के चलो या फिर थ्योरी समझ के चलो। मैं बोल रहा हूँ कि बिना 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 पेन चलाए, यार पढ़े नहीं, बिना पेन चलाए आपको आंसर मिल जाएगा, आप इतने स्मार्ट हो जाओगे। शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, चलो हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ये यूनिट समझ में आ गया। यूनिट का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या है, मोल पर लीटर। मेरे साथ बोलो क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। फिर से बोलो क्या, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, घातांकों का कुल योग है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, घातांकों का कुल योग। एक दो मिला दिया, एक दो तीन हो गया, तो कुल जोड़ दिया, उसी को बोलते हैं क्या, समग्र कोटि। समझ में आ रहा है? अभिक्रिया की कोटि घातांकों का कुल योग, किसके घातांकों का कुल योग, अभिकारक के। बस हो गया, क्लियर हो गया। अभिक्रिया की कोटि क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं भैया क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है और उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन दिया है, सॉरी ROR के a टू द पावर x है और b टू द पावर क्या है, y। ठीक है, अब अगर इस तरीके से है, मैंने बोला अब ये शून्य कोटि के लिए मैं बात करता हूं, किसके लिए भैया, शून्य कोटि के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं अभी बताने चल रहा हूं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे टाइप के हैं जो आप देखते ही आंसर बता दोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो अब मैं बात करूंगा अगर शून्य कोट की अपक्रिया के लिए, किसके लिए भैया, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए। मान लीजिए कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता n गुना कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, n गुना कर दिया जाता है। अब कैसे, अच्छा n गुना का मतलब क्या है, मान लीजिए कि अभिकारक की सांद्रता, अब इसको रहने दीजिए, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं। अभिकारक की सांद्रता मान लीजिए कि पहले क्या था, x था, अब मैंने बोल दिया उसको कर दिया गया 2x। क्या कर दिया गया, 2x कर दिया गया। तो अब मैंने बोला जैसे ही 2x कर दिया जाता है, अब बताइए इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा यानी कि जो नया रेट ऑफ एक मिनट रुकिए, हाँ, इसका नया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा। मैंने बात किया पहले यक्स था, यक्स से बढ़ाकर कर दिया गया 2x। क्या कर दिया गया, 2x। तो इसका न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा। जैसे सामने की बात करता हूं, कोई मान लीजिए रिएक्शन थी a टू द b। अब अभिकारक की सांद्रता अभी चलो कोई नहीं, इसके लिए शून्य कोट की अपक्रिया में कोई रिएक्शन था a टू द b, ठीक है। तो शून्य कोट की अपक्रिया की, अभी इसको नहीं लिखना चाहिए यार, इसको बताओ हटाओ। अभी a टू द b कोई रिएक्शन है तो बोलो इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, कि a टू द पावर मान लीजिए क्या है, अगर शून्य कोटि है तो पावर कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 0। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाला है, ठीक। रेट ऑफ द रिएक्शन के ए की पावर मैंने क्या लगा दिया, 0। मैंने 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये पहले से ही बोला जा रहा है कि मैं बात क्यों कर रहा हूं, वो शून्य कोटि के लिए बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं, शून्य कोटि के लिए बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने पावर लगा दिया 0। तो अब मैंने बोल दिया यदि अभिकारक की सांद्रता, यदि अभिकारक ए की सांद्रता, अभिकारक ए की सांद्रता n गुनी कर दिया जाता है। कितना भैया, n गुनी कर दिया जाता है। और जब इसको n गुना कर दिया जाएगा, n गुना करने का मतलब है कि 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, आधा कर दिया, 3/2 कर दिया, 5/2 कर दिया, ऐसे जितना मन चाहो कर सकते हो। 1 2 3 एनीथिंग, जितना भी मन चाहो आप कर सकते हो गुना।
n गुना का मतलब ये 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना, आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, जितनी मर्जी आप कर सकते हो। तो अब जब इतना कर दिया तो बोलो रेट ऑफ द रिएक्शन, मैंने बोला चेंज हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन नया मिल गया, डैश मैंने इसको बता दिया। बोलो के कभी चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज के इज द रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट जो चीजें कांस्टेंट हो चेंज होने वाला नहीं। तो अब बताइए ए की जगह बोलो क्या लिखोगे, एन गुना कर दिया तो बोलो एन ए और पावर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और फिर से यहां से जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन निकल के आया भैया वो है क्या, अच्छा बोलो n की पावर 0, इसको बाहर करोगे भैया n की पावर 0 की वैल्यू 1, फिर से बोलो n की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर क्या बचा आपका, केवल a की पावर 0 बचा। अब अच्छा ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो आर ओ आर है, यानी कि जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है क्या वो सच में इक्वेशन सेकंड के बराबर है क्या, आर ओ आर डैश के बराबर है क्या, देखो ध्यान से ये और ये आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं शून्य कोटि की अपक्रिया की बात करता हूं, जब n की वैल्यू 0 रहती है, n की वैल्यू क्या रहती है 0, तब अभिकारक की सांद्रता, बहुत इंपॉर्टेंट, अभिकारक की सांद्रता कितनी भी कर दिया जाए, 1 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना, लेकिन उस पर रेट ऑफ द रिएक्शन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता। फिर से सुनिएगा, मैंने बोला अगर केवल शून्य कोटि की अपक्रिया है, उसमें अभिकारक की सांद्रता कितनी भी गुना कर दिया जाए, उस पर नए जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है उस पर कोई चेंज होने वाला नहीं होता है, अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है, केवल शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। ऐसे कोई रिएक्शन आपके सामने माइंड में से थोड़ी देर के विचार करो, मैंने बोला कोई शून्य कोटि की अपक्रिया है, क्या है शून्य कोटि की अपक्रिया है, मैंने बोला अब अभिकारक की सांद्रता आधा कर दिया गया, कितना कर दिया गया, आधा। अब बोलो इसकी नया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, अब बोलो कोई परिवर्तन नहीं। फिर मैंने बोला कोई शून्य कोटि की अपक्रिया थी, इसमें जो रिएक्शन दिया था रेट ऑफ द रिएक्शन, इसमें अभिकारक की सांद्रता 10 गुना कर दिया, तो बोलो अब नया रेट ऑफ द रिएक्शन, अब बोलो कोई कोई परिवर्तन नहीं, मतलब मैं कितने भी गुना कर दूं आपका आंसर एक ही होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। शून्य कोटि की अपक्रिया में कितने भी गुना कर दो, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता। 10 गुना किया कोई परिवर्तन नहीं, 20 गुना किया कोई परिवर्तन नहीं, आधा किया कोई परिवर्तन नहीं, 1000 गुना किया कोई परिवर्तन नहीं, 100 गुना किया कोई परिवर्तन नहीं, मेरा आंसर कोई परिवर्तन नहीं। तुम कितने भी गुना कर दो शून्य कोटि की अपक्रिया में, लेकिन मेरा आंसर एक ही होगा, दैट इज द नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए कोई परिवर्तन नहीं, कैसे, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इसी को प्रथम कोटि की अपक्रिया, क्या आपका था क्या शून्य कोटि की अपक्रिया में नो चेंज, यहां पर लिख लो क्या, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अब मैं बात करता हूं प्रथम कोटि की अपक्रिया, मान लीजिए ए टू बी कोई रिएक्शन नहीं हो, अब बोलो जल्दी से इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल क्या लिखोगे, के ए टू द पावर 1, प्रथम कोटि नहीं लिखा क्या है, प्रथम कोटि लिख लो भैया यहां पर, प्रथम कोटि के लिए, किसके लिए भैया, प्रथम कोटि के लिए, ठीक। प्रथम कोटि के लिए मैंने बोला ए टू दी बी कोई रिएक्शन है, तो बोलो इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन सब लोग बोलो जल्दी से, बोलो क्या लिखोगे, के ए की पावर 1, क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि की बात कर रहा हूं। अगर द्वितीय कोटि की बात करूंगा तो पावर कितना लगाओगे 2, अगर तृतीय कोटि की बात करूंगा तो पावर कितना 3, अगर हाफ कोटि के लिए बात करता हूं तो पावर कितना हाफ, जिस भी कोटि की मैं बात करूंगा पावर उतना ही लगाना। समझ में आ रहा है क्लियर है? तो मैंने बोल दिया क्या है 1। अब यहां पर भी वही चीज लिखोगे, यदि अभिकारक की ए की सांद्रता, अभिकारक ए की सांद्रता कितना कर दिया जाता है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, हाफ, कुछ भी, यानी कि मैंने क्या बोला n गुना, n का मतलब कुछ भी, n गुना कर दिया जाता है। और जब n गुना कर दिया जाता है तो बोलो इसका नया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, उधर लिखेगा, दिख नहीं रहा, यहां तक दिखेगा जी। चलो एक लाइन लिख देता हूं, नहीं उधर ही साइड लिखता हूं, यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर साइड में लिखेंगे तो बोलो इसका अगर n गुना कर दिया गया तो नया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बोलो आर ओ आर डैश हो जाएगा, डैश मान लेना। अब जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, के तो वैसे ही था, आपने क्या किया n गुना कर दिया, जो a था a को अगर n गुना कर दोगे तो क्या बचेगा, n a बचेगा भैया, और पावर 1। जल्दी से बोलो आर ओ आर डैश और के, यानी इधर आ गया एंड आगे ला दो भैया के a टू द पावर 1। तो जल्दी से बोलो ये जो वैल्यू है के ए टू दी पावर 1, यहां से देखो के ए टू दी पावर 1, क्या अब ये बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, आर ओ आर डैश, ये क्या है n गुना आर ओ आर डैश के बराबर है। यानी कि मैंने बोला यहां n गुना किया तो जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन आया वो भी कितने गुना हो गया, n गुना।
शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, 10 गुना कोई परिवर्तन नहीं, 20 गुना कोई परिवर्तन, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर मैंने n गुना किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कितने गुना हो गया, n गुना हो गया। मैंने बोला यहां पर मैंने 2 गुना किया तो आप भी बोलो कितने गुना, 2 गुना। मैंने बोला 10 गुना किया, प्रथम 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 की बात कर रहा हूं मैं, यहां मैंने बोला 10 गुना किया, आप भी बोलो कितने, 10 गुना। मैंने बोला 20 गुना किया, आप भी बोलो 20। मतलब मेरे को जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वही आंसर बता दो यार। शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जितना आपने डाला उसी के दर के प्रभाव। 2 गुना किया 2 गुना प्रभाव, 3 गुना किया 3 गुना, 4 गुना किया तो 4 गुना, हाफ किया तो हाफ किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आप भी जितना गुना करोगे उसका नया रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि जो नई अभिक्रिया की दर आएगी वो उतनी ही गुना हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा अब ये बताओ इसी तरीके से क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए आप कर लोगे? चलिए मैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी बात कर लेता हूं। अब इसके बाद फिर मैं जनरल इक्वेशन लिख दूंगा इसका, सबके लिए कैसे क्या परिवर्तन हो रहा है। द्वितीय कोटि के लिए करूंगा, तृतीय कोटि के लिए मैं नहीं करूंगा, ठीक है? तृतीय कोटि के लिए आपको खुद से करने का। तो अब मैं बात करने वाला हूं किसका भैया, द्वितीय कोटि के लिए। अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए बात करूंगा तो जल्दी से बोलो, मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन A टू द B है और यहां से मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या लिखा भैया, रेट ऑफ द रिएक्शन के A टू द पावर, अगर द्वितीय कोटि का है तो बोलो पावर कितना लगाओगे, 2। अगर तृतीय कोटि की बात करेंगे तो पावर 3 लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैंने लिख दिया ये। अब मैंने बोला यदि अभिकारक, यदि किसकी भैया, अभिकारक A की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता कितने गुना कर दिया जाता है, n। n का मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसीलिए मैं बार बार n बोल रहा हूं। n का मतलब आधा, तिहाई, जितना भी मर्जी आप पढ़ सकते हो, ठीक। तो बोलो यहां से जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन होगा यानी कि ROR डैश, ये क्या हो जाएगा आपका K, और उसके बाद n गुना कर दिया गया तो क्या है, Na की टू द पावर 2 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ROR डैश और K। अब बोलो n स्क्वायर आगे आ जाएगा आपका K और A टू द पावर 2। अच्छा बोलो जल्दी से, ये जो आपने लिखा है क्या ये इसके इक्वल है क्या? अरे देखो यार, तो फिर क्या लिखोगे, ROR डैश n स्क्वायर ROR, क्या ROR, क्यों? क्योंकि K A की टू द पावर 1 इसका इक्वल है ROR। तो पहले ये था, बाद में ये हुआ, तो जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन आया वो बोलो कितने गुना हुआ, n स्क्वायर गुना, कितने गुना, n स्क्वायर। पहले फिर से देखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में मैंने बोला जितना भी परिवर्तन कर दो कोई परिवर्तन नहीं है आंसर, यानी कि जो नया अभिक्रिया की दर आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। दूसरे में मैंने बोला कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है आपने 2 गुना किया तो उसका जो नया वेग स्थिरांक, सॉरी जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा वो भी 2 गुना हो जाएगा। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में मैंने बोला आपने 2 गुना किया तो उसका स्क्वायर करो, 2 दूना 4, यहां 3 गुना किया तो 3 त्रिका 9, 4 गुना किया तो 4 चौक 16, अगर हाफ किया तो 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डिपेंड करता है आप कितने गुना कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें क्या है, n स्क्वायर। अच्छा अब ऐसे बताओ, जल्दी से बताओ, अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, n क्यूब। तृतीय कोटि के लिए क्या होगा, n क्यूब। प्रथम कोटि के लिए n, द्वितीय कोटि के लिए n स्क्वायर, तृतीय कोटि के लिए n क्यूब। शून्य कोटि के लिए कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आ गया? तो तृतीय कोटि के लिए आपको अपने आप करना है, ठीक है? तो तृतीय कोटि के लिए क्या करना है, आपको खुद से करना है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो समझ में आ रहा है? तृतीय कोटि के लिए मैंने बोला खुद से करना है, उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक? थर्ड ऑर्डर के लिए खुद से करना है। एक बार फिर से मेरे साथ समझिए, तो अगर शून्य कोटि में रहता है, इसके लिए भैया शून्य कोटि में, तो भैया इसमें मैंने बोला जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन है, क्या मैंने बोला, नया रेट ऑफ रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं। क्या लिखूंगा भैया, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अगर मैं बात करता हूं दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, नया रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, अगर मैंने यहां पर n गुना किया है, कितने गुना, n गुना किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। अगर यहां पर n गुना करोगे तो आंसर n गुना आएगा। अगर मैं बात करता हूं द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया, किसके लिए भैया, सेकंड ऑर्डर के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, तो जल्दी से बोलो द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है। यहां पर मैंने अगर नया रेट ऑफ द रिएक्शन की मैं बात करता हूं तो जो नया रेट ऑफ द रिएक्शन होगा क्या होगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर आपने 2 गुना बोला, द्वितीय कोटि का प्रक्रिया है, मैंने बोला कि उसमें अभिकारक A की सांद्रता 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसका नया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 2 गुना 4 हो जाएगा। अगर द्वितीय कोटि के लिए बात करता हूं, इसी तरीके से अगर मैं तृतीय कोटि के लिए बात करता हूं, किसके लिए भैया, थर्ड ऑर्डर के लिए, तृतीय कोटि के लिए, तो जल्दी से बोलो तृतीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा आपका, अगर आप यहां पर n गुना कर रहे हो, कितना कर रहे हो भैया, अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता n गुना कर रहे हो,
तो तृतीय कोड के लिए बोलती, जल्दी से बोलो, नया जो रेट ऑफ रिएक्शन है, नया रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, नया रेट ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएगा, n क्यूब गुना हो जाएगा। मैंने बोला कोई कोई तृतीय कोड की अपक्रिया है, वहां पर उसका मान जो है अभिकारक a के साथ 3 गुना कर दिया जाता है, तो नया रेट ऑफ द रिएक्शन का तृतीय कोड की अपक्रिया के लिए 3 गुना किया जाता है, तो 3 3 का 9 3 का 27, यानी कि कितने गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था क्या आपका भैया, ये था, जल्दी से बता दीजिए, ये आपका था नया रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों को शेयर करिएगा। आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे। मैंने बोला कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप पढ़े रहो तो प्लीज अपने साथी वाले, बगल वाले साथी को भी बताने का प्रयास करिएगा कि ऑनलाइन यहाँ पर फ्री क्लासेस चलती है, खासकर यूपी बोर्ड, और बाइलिंगुअल चलता है। वैसे बाइलिंगुअल का मतलब होता है आपको इंग्लिश भी देखेंगे, ढेर सारा मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ लगातार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज इसको वीडियो को शेयर करिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा होकर शेयर करिएगा। ये जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताया कि आपके बुक में नहीं दिया रहता है, उसमें डायरेक्ट आपका दिया रहता है सवाल न्यूमेरिकल के रूप में। ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं दिया रहता है कि किसका कितने गुना हो जाता है लगभग। ये मैंने इसको जनरल एक फार्मूला अपने आप बना दिया, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन इसी तरीके दिए हैं। कोई अपक्रिया प्रथम कोड की है, इसमें अभिकारक की सांद्रता 2 गुना कर देते हैं, तो बताइए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भैया, अगर 2 गुना किया है, प्रथम कोड की अपक्रिया है, तो वो भी 2 गुना होगा। अगर द्वितीय कोड की अपक्रिया की बात करता हूं, 2 गुना किया तो मैंने बोला 2 दूना 4, तृतीय कोड को होगा तो क्यूब कर देना। समझ में आ रहा है क्लियर? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखना। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।